नाजरीन गिरामी, चंगेज खान का नाम सुनते ही आप समझ तो गए होंगे कि अब हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं जिसके हाथ 4 करोड़ अफराद के खून से रंगे हैं। इसके जेर कब्जा रहने वाले ममालिक में आजकल 3 अरब बशिंदे रिहाइश पजीर हैं। चंगेज खान और इसके जानशीनियों ने एक सदी में 1.2 करोड़ मुरब्बा मील को सरनगू कर लिया। जापान के साहिल से यूरोप के दिल हंगरी तक इसका सिक्का चलता था। मंगोलों ने सिकंदर आजम से 4 गुना बड़ी सल्तनत कायम की। ये रोमन सल्तनत से साइज में दुगनी थी। वो अपने दौर का ही नहीं बल्कि पूरी सदी का माया नाज तरीन फौजी कमांडर करार पाया। इल्म और इंसान का दुश्मन ये जालिम अगर चीन से उठकर आधी दुनिया पर फतह ना पाता, अपने जबर का निशाना ना बनाता, तो दुनिया आज कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता होती। ये मंगोल नस्ल अगर दुनिया में खून खराबा ना करती, लाइब्रेरियों की भी ईंट से ईंट ना बजाती, तो वो खित्ते भी तरक्की याफ्ता कहलाए जा सकते थे जिन्हें चंगेज खान और हलाकू खान ने दुनिया में ही जहन्नम दिखा दिया था। चंगेज खान और इसकी नस्ल इस कदर जाबिर और खून की प्यासी कैसे हो गई? मुहक्किकीन ने इनकी नफ्सियात का तज्जिया करते हुए एक नई और अनोखी बात बताई है। वो ये है कि चंगेज खान को अपने खानदान में इज्जत मिली, ना कबीले के सरदारों ने उसे अपना माना। अपने ही कबीले का ठुकराया हुआ ये शख्स समाज से इंतकाम लेने पर उतर आया। आधी दुनिया का फातेह मंगोल जंगजू चंगेज खान अपने कबीले का धुतकारा हुआ लड़का था। इसमें पाई जाने वाली नफरत के जिम्मेदार इसके कबीले के लोग थे, जिन्होंने एक चालाक, दिलेर, अयार और समझदार इंसान को काबू करने की बजाय दुनिया से इंतकाम लेने के लिए खुला छोड़ दिया। अनोखी बात यह है कि अपने कबीले में नफरत पाने वाला ये नौजवान ठुकराए जाने के बावजूद ताकतवर फौज खड़ी करने में कामयाब हो गया। अब वो दुनिया भर में कातिल के तौर पर बदनाम है और अजीम फातेह भी माना जाता है। चंगेज खान ने 1162 कबल अज मसीह में मंगोल कबैली सरदार के यहाँ जन्म लिया। मंगोलों की खुफिया तारीख के मुताबिक चंगेज खान के जिस्म पर खून का मखसूस निशान था। मंगोलों में इस अलामत को जंगजुओं की खासियत समझा जाता था। चंगेज खान 8 या 9 बरस का था कि तख्त नशीनी के खूनी खेल में इसके बाप तैमूरन को अपने ही कबीले के किसी साजिशी ने जहर देकर मार डाला। कबीले वालों ने मकतूल सरदार की बेवा और बेटे को सरदारी देने की बजाय कबीला बदर कर दिया। वो पसमानदा खेतों में चले गए, जहां जिंदा रहने के लिए बिच्छू, सांप और चूहों को खुराक बनाना पड़ा। परिंदों का कच्चा गोश्त भी खाया। जिंदगी तल्ख ही नहीं, अजियतनाक भी थी। कोई दोस्त था ना मिलने वाला, साया भी साथ ना था। चंगेज खान में हालात बदलने की उमंग जागी। किसी और पर भरोसा करने की बजाय वो खुद ताकत का सर चश्मा बनने के ख्वाब देखने लगा। उल खोंड कबीले की बोरते नामी लड़की से शादी कर ली। बाद अज़ां इसने और भी शादियां की। खुफिया कबीले दस्तावेज के मुताबिक चंगेज खान कहता था कि बोरते मेरी है तो इसका पूरा कबीला भी मेरा हुआ। ये जंगी जनून का पहला इजहार था। चंगेज खान में रोमांस नाम की कोई शय ना थी। अभी वो संभलने भी ना पाया था। एक बड़े कबीले मरकट के लोगों ने हमला करके बोरते को अगवा कर लिया। बीवी की बाजियाबी के लिए उसे जंग लड़ना पड़ी। खुफिया दस्तावेज में चंगेज खान के हवाले से लिखा है कि हमने दुश्मनों के खानदानों को बर्बाद कर दिया और इसके सीने फाड़ दिए। बड़े कबीले को शिकस्त देने के बाद मंगोलिया में धाक बैठ गई। 40 बरस की उम्र में वो चंगेज खान का रूप धारने लगा। वो कहता था, हुक्मरानी मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले उसने चीन के शुमाल मगरबी हिस्से पर अपना परचम लहराया। रिवायत के ऐन मुताबिक बस्तियों की बस्तियां मिलिया मेट कर दी। शहरों में खून पानी की तरह बह रहा था। लाशों के ढेर थे, गिनती भी मुश्किल हो गई थी। बाद अज़ां इसका निशाना बीजिंग बना। खराब नीयत और अज़ाइम को भांपते हुए वान यान यूंग जी के हुक्मरान जान ने इसे एक पैगाम भिजवाया। बच्चे, मेरे मुल्क को फतह करने का ख्वाब देख रहे हो। हमारी सल्तनत समंदर से भी वसी तर है।
और तुम्हारी सल्तनत हमारे सामने रेत के चंद दानों की तरह है। हमें तुमसे डरने की भला क्या जरूरत। जन का बयान हकीकत पसंदाना था। जन के पास ताकत थी और वुसअत भी। किसी भी जंग में कामयाबी की कुंजी समझी जाने वाली दिफाई गहराई भी थी। दौलत बेहिसाब थी। असला और गोला बारूद जदीद तरीन था। जन सिपाह चिमटियों की मानद लातादाद थी। सिपाह का हर अव्वल दस्ता अपने ज़माने की जदीद तरीन तोपों से लैस था। दीवार बड़ी दिफाई लाइन थी। इस कदर साजो सामान से लैस सल्तनत को चंगेज़ खान से खैफ होने की क्या ज़रूरत थी। इसके बावजूद भी चंद मुश्किलात थीं जिन्हें खातर में ना लाकर जन ने संगीन गलती की। अव्वल इसका सामना किसी रिवायती फौज से ना था। वो नया खून था। इसकी जंगी हिकमत अमली से कोई वाकिफ ना था। मंगोल फौज ने बीजिंग पर पहला हमला 1214 में किया। बीजिंग के चारों इतराफ में 12 मीटर बुलंद और 10 मीटर लंबी दीवार के साथ साथ मुसल्लह दस्ते तैनात थे। फौजी जवान दुश्मन चंगेज़ खान की फौज पर गरम तेल, चिकनाई और पिघली हुई धातुओं की बारिश करने के लिए तैयार थे। जहरीला मादा इसके अलावा था। चंगेज़ खान दुश्मन की सोच से वाकिफ था। वो कहता था कि हम पिघली हुई धातें फेंकने से पहले ही दुश्मन को ढेर कर देंगे। मैंने अपनी सिपाह को बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने की तरबियत दी है। दुश्मन के हथियार मेरी फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लाखों चीनी मर्द और खवातीन ने चंगेज़ खान की बर्बरियत और बर्बादी के किस्से पहले से सुन रखे थे। वो अभी फाते बीजिंग ना था, लेकिन वहाँ के बशिंदे सर झुकाने को तैयार थे। पहले मरहले में उसने बीजिंग का मुहासरा किया। इस तवील मुहासरे के दौरान दीवारें चीन के अंदर ही हजारों अफराद भूख से बिलखते हुए जाने हार गए। कई तो आदमखोर बन गए। चंगेज़ खान फिर भी हमला आवर ना हुआ। वो चाहता था कि अवाम हुकूमत से मजीद मायूस हो। 1215 में अवाम का सब्र जवाब दे गया। यही हमले का बेहतरीन वक्त था। बर्क रफ्तारी से हमला कर दो। चंगेज़ खान का हुक्म मिलते ही फौज बीजिंग में दाखिल हो गई। 20 लाख मंगोलों ने एक बड़ी सल्तनत को गुलाम बना लिया। दीवार तोड़ दी गई। सामने आने वाला हर फौजी मारा गया। एक महीने के अंदर अंदर जालिम फौज ने बीजिंग की ईंट से ईंट बजा दी। कश्त खून और असमत दरी के वाक़यात कई हफ्ते तक जारी रहे। मोहल्लात और रेशम से लदे बाजार राख का ढेर नजर आने लगे। एक महीने बाद सफारतकारों ने रिपोर्ट दी कि बीजिंग की सड़कों पर इंसानी चर्बी से इस कदर फिसलन है कि कदम उठाना दुश्वार हो गया है। दीवारें चीन हड्डियों के पहाड़ में छुप चुकी है। खुद को समंदर के बराबर सल्तनत का वाली कहने वाला शहनशाह जन चंद हफ्तों की मार था। इस सल्तनत पर कब्जा करने के बाद चंगेज़ खान अगले 20 बरसों तक दुनिया पर अपनी धाक बिठाने में कामयाब रहे।